हेलो जेंट्स और बच्चों, मज़े में। आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी सॉल्यूशन 12th क्लास सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग पिछले क्लास में 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसका जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि जो पिछले क्लास का आपका जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया, उसका आंसर समझ में आया? और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर में अगर तकलीफ़ है, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख के उसके आंसर के लिए आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से एनसीईआरटी की तरफ जा रहे हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर है, दोनों एक साथ हम आपको डिस्प्ले कराते रहेंगे स्क्रीन पर, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। और एनसीईआरटी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जिसका एक खास बात है कि वो आपके जो ब्रेन है उसके साथ वो प्ले करता है। तो इसलिए आप उसको अच्छे से क्वेश्चन को समझिए और उसका तभी आंसर दीजिए, इससे आपका कंसेप्ट हमेशा एकदम क्लियर बना रहेगा। तो आज जो 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोग उसको करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अंतराण्विक बल के आधार पर जो ठोस के प्रकार होते हैं, उनमें से निम्नलिखित जो भी पदार्थ दिए गए हैं इनको अलग अलग करना है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो अंतराण्विक बल के आधार पर पदार्थ के मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया, जिसमें आपका एक आता है आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। और आयनिक ठोस में ये आयंस से मिलकर बने होते हैं, घनायन और ऋणायन से। सहसंयोजक ठोस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और एक लंबे जालक का निर्माण होता है। इस वजह से सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। आणविक ठोस ये एक डिफरेंट टाइप का सॉलिड होता है, जिसमें जो प्रमुख अणु हैं जो कि ठोस अवस्थाएं पाए जाते हैं, जैसे आपके बेंजीन हो गए, आपका ठोस CO2 गैस हो गया। ये सब जो है आपके आणविक ठोस के उदाहरण हैं। जितने भी अक्रिय गैस हैं वो हम लोग अच्छे से डिटेल में थ्योरी में पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो धात्विक ठोस जो भी मेटल्स होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, वो सारे धात्विक ठोस के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो पोटेशियम सल्फेट और ZnS। पोटेशियम सल्फेट में 2K+ यानी कि 2 आयंस होते हैं पोटेशियम के, जो कि घनायन है। और यहाँ पर एक सल्फेट का आयन होता है जिस पर 2- चार्ज होता है, और ये एक आयन होते हैं। यहाँ पे घनायन और ऋणायन के बीच में बंधन बन रहा है, जो कि एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, उससे ये दोनों बंधे रहते हैं। और दोनों के बीच में जो बंधन के प्रकार हैं वो आयनिक बंधन है, इसलिए यह एक आयनिक ठोस है। ZnS में भी Zn2+ और S2-, एक सल्फाइड है और दूसरा जिंक है, और यहाँ पर ये दोनों भी आयनिक बंधन बनाते हैं आपस में, और इसलिए ये एक प्रकार के आयनिक ठोस हैं। सहसंयोजक ठोस में आपका ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट आपका सहसंयोजक ठोस है, एक बड़े जालक का निर्माण करता है। इसमें जो आकार होते हैं कार्बन के जुड़ने का जो एक नियम है, एक स्ट्रक्चर है, वो आपका हेक्सागोनल होता है। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ साझेदारी करते हैं। अब आगे आते हैं आणविक ठोस। आप ग्रेफाइट के कुछ प्रमुख गुण भी जानते हैं। ग्रेफाइट कोमल होता है और ये विद्युत का सुचालक है, जो कि अपवाद है। तो आगे आते हैं आणविक ठोस यानी कि मोलिकुलर सॉलिड। आणविक ठोस में बेंजीन। तो आणविक ठोस को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डील कर दूं। आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका आता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा होता है अचाबंद आणविक ठोस। यानी कि आणविक ठोस को भी 3 भागों में बांट दिया गया, जहां पर बेंजीन आपका है अध्रुवीय आणविक ठोस, जो अमोनिया है आपका एक प्रकार का हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस है, जल आपका हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस है, आर्गन आपका अध्रुवीय आणविक ठोस है, और इसमें एक बल पाया जाता है जिसे हम लोग वान डेर वाल बल कहते हैं। और अमोनिया और जल में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। बेंजीन में अध्रुवीय है, इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता। तो ये सारे आपके आणविक ठोस के उदाहरण हो गए। धात्विक ठोस यानी कि जो धातु ठोस अवस्थाएं पाए जाते हैं, जैसे आपका रुबिडियम, ओल्टीन, जैसे कॉपर, आयरन, जिंक, ये सब भी आपके उदाहरण होते हैं धात्विक ठोस के। ठीक है। तो अगर आपको इसमें से अगर कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कोई अगर दिक्कत है तो आप नोट डाउन कर लें। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर के बाद 7th नंबर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, स्क्रीन पर भी आपके है। ठोस ए अत्यधिक
ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है तथा अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। किस प्रकार का ठोस है? यह एक प्रकार का आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़े कंसेप्ट के साथ। इसके लिए आपको जो ठोस के प्रकार हैं उनके कुछ प्रमुख गुणों को समझना होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए कोई पदार्थ है और यह पदार्थ दोनों अवस्थाओं में, यानी कि ठोस और द्रव यानी कि गलित और ठोस दोनों अवस्थाओं में यह विद्युत का कुचालक है, यानी कि यह विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता, यानी कि कुचालक मतलब इसमें आयनों की गति नहीं है, आयनों या इलेक्ट्रॉन की गति नहीं है इसमें, तो जिस कारण से यह कुचालक का गति नहीं, इसलिए यह क्या कर रहा है? अपना कुचालक का व्यवहार कर रहा है ए ठोस। और इसमें आपको एक दूसरा कंसेप्ट ये कहा जा रहा है, जो ए ठोस है, ये ए ठोस बहुत ही उच्च ताप पर पिघलता है। तो मैं बता देता हूं कि जो भी आयनिक ठोस होते हैं उनमें आयनों की उपस्थिति होगी, और गलित वो ठोस अवस्था में तो आपके कुचालक जैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन द्रव अवस्था यानी गलित अवस्था में वह सुचालक का व्यवहार करते हैं। इस आधार पर ये आयनिक ठोस तो नहीं है, यानी कि मेरा जो आयनिक ठोस का आंसर होने वाला था वो आयनिक ठोस मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। ठीक है, उच्च ताप पर पिघलता है, ये बात सही है, लेकिन ये जो गलित अवस्था है इसमें से एक अवस्था पर वो होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में आता है आणविक ठोस। आणविक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, ये सही है, लेकिन इनमें से इनका मुख्य गुण होता है इसका कोमल होना। सिर्फ हाइड्रोजन आबंध को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं वो कोमल होते हैं, और हाइड्रोजन आबंध ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर यहाँ पर ये दोनों कंसेप्ट आपके सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो आणविक ठोस भी ऑप्शन का हम लोगों का ऑप्शन सही नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं तीसरा है धात्विक ठोस को अगर हम देखें तो धात्विक ठोस, सभी धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं और हमें कहा जा रहा है कुचालक होते हैं, इसलिए धात्विक ठोस होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता। और लास्ट हम लोगों के पास बच जाता है सहसंयोजी ठोस। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, सहसंयोजी ठोस ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सहसंयोजी ठोस में ही जो जैसे ग्रेफाइट है वो आपके विद्युत के सुचालक होते हैं, और जो कुछ द्रव हैं वो भी आपके विद्युत के सुचालक हैं, लेकिन आपका जो हीरा होता है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें आयनों की उपस्थिति नहीं होती है। तो यह आपका जो है सहसंयोजी ठोस पूर्ण रूप से आपके कुचालक हैं, कुछ अपवाद पदार्थों को छोड़कर। और सहसंयोजी ठोस में बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, नेटवर्क काफ़ी बड़ा रहता है, इसलिए उसे तोड़ने के लिए, उसे पिघलाने के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उच्च ताप भी चाहिए। इसलिए हम लोगों का जो कंसेप्ट है वो संयोजी ठोस पर आकर अटक रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कंसेप्चुअल के आधार पर, कंसेप्ट के आधार पर सहसंयोजी ठोस होगा, यानी कि ए पदार्थ जो आपकी दोनों अवस्था में कुचालक का व्यवहार कर रहा है और उच्च ताप पर पिघल रहा है, यह एक प्रकार का सहसंयोजक ठोस होता है। ठीक है, चलो आप लोग नोट डाउन करते रहना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है आयनिक ठोस। 8वां नंबर क्वेश्चन है, आप देखते रहें। आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं। इनका मुख्य कारण क्या है? आप लोगों ने बचपन से इसका आंसर पढ़ा है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देखते रहें, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, साथ में आंसर भी डिस्प्ले हो रहा होगा। तो हम लोग आते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जो होते हैं ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं और गलित अवस्था में सुचालक, यानी कि इसमें दो बातें हैं। आयनिक ठोस जो है उसके दो महत्वपूर्ण गुण हैं, एक आपका ठोस अवस्था में और एक आपका गलित अवस्था में। तो अगर हम विद्युतीय सुचालकता की बात करें तो ठोस अवस्था में ये कुचालक जैसा व्यवहार करते हैं और गलित अवस्था में सुचालक जैसा। ऐसा क्यों होता है? हमको पता है कि आयनिक ठोस में स्थिर वैद्युत बल पाया जाता है, स्थिर वैद्युत बल। अब जितने भी आयन हैं वो स्थिर वैद्युत बल से जुड़े होते हैं, तो जो ठोस अवस्था में स्थिर विद्युत बल होता है वो काफ़ी प्रबल होता है, जिस कारण से इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। और आयनों की जो गति है, आयनों की गति
वो मुक्त नहीं होती, मतलब कि मुक्त अवस्था में आयनों की गति नहीं होती है, जिस कारण से आयनों की जब गति नहीं होगी इस वजह से वहाँ पे किसी प्रकार का जो विद्युत धारा है वो प्रवाह नहीं करेगा, इसलिए वो ठोस अवस्था में कुचालक का जैसा व्यवहार करते हैं। जबकि गलित अवस्था में जो आयन है उनमें आयनों की गति आती है, आयनों की गति होती है। जो गलित अवस्था होती है उसमें मोबिलिटी ऑफ आयंस यानी कि आयनों में गति आ जाती है, जिस कारण से स्थिर विद्युत आकर्षण बल थोड़ा कमजोर पड़ता है, या ऐसा कह सकते हैं कि स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कमजोर पड़ने के कारण इनमें आयनों की गति आती है और आयनों की गति के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि आयनिक ठोस क्या है, वो गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थिर विद्युत आकर्षण बल के बारे में थोड़ा सा ये बता दूं, अगर A प्लस है और B माइनस है, इन दोनों के बीच में जो बंधन है वो बंधन आयनिक बंधन है। ये जो बंधन है ये आपका आयनिक बंधन होता है, और यहाँ जो बल लगता है आकर्षण बल, जो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल आपका होता है स्थिर विद्युत बल, जिस वजह से ये दोनों आयन्स आपस में जुड़े रहते हैं, और यही विद्युत की सुचालकता और कुचालकता का कारण होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है। तो 9th नंबर क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक अगाध वर्धीयता और तन्यता होती है। तो वैसे ठोस जिनमें इलेक्ट्रॉनों की गति होगी, मतलब कह सकते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर सकते हैं, घूम सकते हैं, उनमें अगाध वर्धता तन्यता जैसी गुण पाई जाती है। ठीक है, तो 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हम ये दे सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण आपको अगाध वर्धता, तन्यता और विद्युत की सुचालकता जैसी गुण उस ठोस में पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर आपका होगा तो वो परमाणु से दूर होगा, परमाणु से दूर होगा तो वो दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से भी दूर होगा, इसी प्रकार से तीसरे से भी दूर होगा, और यहाँ पर एक प्रकार का फ्लो होता है करंट का, एक प्रकार की गति होती है, एक प्रकार का संवहन होता है, जिस वजह से आपको इन तीनों, जिसमें चमक भी है, आपकी अगाध वर्धता, तन्यता और विद्युत की सुचालकता, ये सभी गुण उस पदार्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जालक बिंदु किसे कहते हैं। अब ये जालक बिंदु आया है आपके एकदम बेसिक टॉपिक से, तो हम लोग ले लेते हैं जालक बिंदु। जालक बिंदु, बिंदु का अर्थ होता है स्थान। तो जालक में वह स्थान जहां पर अवयवी कण पाए जाते हैं। अवयवी कण, अवयवी कण हम किसे कहते हैं? अवयवी कण जिससे ठोस बना होता है, जिससे ठोस बनता है या बना होता है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अणु, परमाणु और आयन। ठीक है, हम लोगों को पता है कि क्रिस्टलीय ठोस में जालक पाया जाता है, या कि यह कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस के अणु, परमाणु या आयन जालक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जालक है, और ये जालक आपका निर्माण कर रहा है एक क्रिस्टलीय ठोस का, और इसमें ये जितने बिंदु हैं गोल गोल से दिख रहे हैं, इसी को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं, क्योंकि इन्हीं जालक बिंदुओं से मिलकर जालक का निर्माण होता है, और यह जालक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर पाए जाते हैं। और यही जो आपका जालक बिंदु है, यही जालक बिंदु आपका अणु, परमाणु या आयन होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया जालक बिंदु क्या है। जालक बिंदु को इंग्लिश में लैटिस पॉइंट कहते हैं, यानी कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के जालक का वह बिंदु या वह स्थान जहां पर अवयवी कण पाए जाते हैं, वह स्थान जालक बिंदु कहलाता है। आंसर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप उसको वहां से राइट डाउन हमेशा करते रहें। अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर कौन कौन से हैं। ठीक है, एकक कोष्ठिका यानी कि यूनिट सेल। तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा यूनिट सेल को।
तो यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल किसी भी जालक की, यूनिट सेल यानी कि एकक कोशिका, एकक कोशिका, एकक कोशिका किसी भी क्रिस्टलीय जालक या क्रिस्टलीय ठोस की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। अगर मैं इसे त्रिविमीय आकृति में देखूं तो आप सबको पता होगा ये जो जालक है, यह जालक आपका 3D स्ट्रक्चर में होता है, और त्रिविमीय जालक में जब मैं इसकी बात करता हूं तो यह एक प्रकार का आपका सबसे छोटी इकाई है पूरे जालक की, और यह यूनिट सेल का निर्माण करता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एकक कोशिका यानी कि यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के जो पैरामीटर होते हैं, और मतलब यानी कि कह सकते हैं जो यूनिट सेल की संरचना है, यूनिट सेल के गुण हैं, वो किस पर निर्भर करता है? वो मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। एक आपका किनारे की लंबाई क्या है, जिसे हम लोग A, B और C से सूचित करते हैं, और आपका अंतःफलक कोण क्या होता है? अंतःफलक कोण यानी कि अल्फा, बीटा और गामा क्या है, इसी दोनों बातों पर निर्भर करता है कि किसी भी एकक कोशिका का गुण क्या होगा, उसकी संरचना क्या होगी। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एकक कोशिका एक त्रिविमीय आकृति होती है, और त्रिविमीय आकृति में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस में फैला रहता है, और जिसमें दो अणुओं के जो बीच की दूरी है उसे हम कह सकते हैं वो उसकी किनारे की लंबाई है। तो इसे हम अगर A मान लें, इसे B मान लें और इसे C मान लेते हैं। और ये जो फलक होता है, फलक के बीच का जो कोण है, इसे हम अल्फा, बीटा और गामा से सूचित करते हैं। यही जब अल्फा, बीटा, गामा और ए बी सी की वैल्यू चेंज होती है तो यूनिट सेल की संरचना और अलग अलग 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम मिलते हैं, जिसे हम 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। क्यूब के लिए ए बराबर बी बराबर सी होता है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री है। इसी प्रकार से अलग अलग 6 और संरचनाएं होती है, जिससे टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो ये इन सब 7 क्रिस्टल सिस्टम के आधार पर ही अल्फा, बीटा, गामा और एबीसी के आधार पर ही 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, और जिससे अलग अलग यूनिट सेल की संरचना का निर्माण होता है। तो आज भर हम लोग इतना ही क्लास करेंगे। हम लोग आगे जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू रखते हैं। आप लोग भी रिविज़न करते रहें और आगे प्रैक्टिस हमेशा करते रहें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कि जो बच्चे एनसीईआरटी को नहीं बना रहे हैं वो एनसीईआरटी को बनाना शुरू करें। आपको एनसीईआरटी का महत्व अभी नहीं, इंटर एग्ज़ाम के बाद जब आप बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है, आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। मैं सत्यम सर आप लोगों से दोबारा इसी चैनल पर फिर से मिलता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सभी पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें।